नमस्कार दोस्तों। सो आज हम देखने वाले हैं एज्योर लोड बैलेंसर जो AZ700 कोर्स सीरीज़ के अंदर ये टॉपिक है और इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एज्योर लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। तो मैं एज्योर लोड बैलेंसर, उसके बाद अगला टॉपिक होगा एज्योर एप्लीकेशन गेटवे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैफिक मैनेजर की। तो वन बाय वन मैं ये सब जो लेक्चर्स हैं, ये सब जो टॉपिक्स हैं, मैं कवर कर रहा हूँ और उनको एक्सप्लेन करूँगा सो दैट आप उसको समझ सको कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज्योर लोड बैलेंसर की। तो जब हम एज्योर लोड बैलेंसर की बात करते हैं तो एज्योर लोड बैलेंसर काम कहाँ आएगा, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि मैं क्यों यूज़ करूँगा एक लोड बैलेंसर, क्या रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, फिर हम आएंगे एज्योर लोड बैलेंसर के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं लोड बैलेंसर की, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, तो हम उसको एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। अब सपोज़ करो मैंने एक वर्चुअल मशीन ली जिसके ऊपर मैंने एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है। अब ये जो वर्चुअल मशीन है, ये क्या है, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ठीक है। तो और अगर मैं इसको एज्योर में डिप्लॉय कर रहा हूँ तो एज्योर मुझे SLA देगा 99.9% का सिंगल वर्चुअल मशीन के लिए। ये SLA अपने को मिलता है एज्योर की साइड से। बट अगर मुझे मेरी एप्लीकेशन जो है वो बिज़नेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है और मुझे हाई SLA चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए, इंश्योर करना है कि कोई भी डाउन टाइम ना आए, अगर कोई भी डिज़ास्टर होता है तो कोई डाउन टाइम ना आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना मोर देन वन वेब जो वर्चुअल मशीन्स हैं जो आइडेंटिकल होंगी उनको डिप्लॉय करूँगा। ठीक है। सो जो मोर देन वन एप्लीकेशंस होंगी, तो अगर मोर देन वन सर्वर्स होंगे तो मुझे ये भी इंश्योर करना है कि इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक जा रहा है या आ रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो सभी वर्चुअल मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वही मेरा पर्पज़ है। और मैं अवेलेबिलिटी भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए यूजर्स और मेरे एंड डिवाइस के बीच में, कि जो इन ट्रैफिक को मैनेज कर सके। तो फिर हम यहाँ यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर, जैसा कि आप ये देख रहे हो। तो लोड बैलेंसर का, मैं एजोर लोड बैलेंसर की बात करूँ तो एजोर लोड बैलेंसर जो होता है वो लेयर 4 पे काम करता है, OSI मॉडल के लेयर 4 के ऊपर काम करता है। इट मीन्स ये जो ट्रैफिक जो एंटरटेन करता है वो TCP और UDP बेस्ड रिक्वेस्ट के ऊपर करता है, सॉरी UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो बेस्ड ऑन द TCP एंड UDP इट विल डिस्ट्रीब्यूट योर ट्रैफिक, इट विल लिसन योर ट्रैफिक। सो बेसिकली अब ये लोड बैलेंसर कैसे लिसन करता है ट्रैफिक, तो उसके लिए हम बनाते हैं लोड बैलेंसिंग रूल लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है। अब मैं लोड बैलेंसिंग रूल बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा लोड बैलेंसर को, क्योंकि इंटरनेट से तो कोई किसी भी पोर्ट के ऊपर आपको ट्रैफिक सेंड कर सकता है। अगर मैं इंटरनेट पे बैठा हुआ हूँ तो मैं कोई हैकर हूँ तो मैं पोर्ट स्कैनिंग करूँगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को चेक करूँगा ओपन है कि नहीं है। मैं हो सकता है मैं आपको ICMP ट्रैफिक भेज रहा हूँ आपके एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी ट्रैफिक भेजूंगा तो मेरा लोड बैलेंसर उसको एंटरटेन करेगा, नहीं। लोड बैलेंसर कौन सा पोर्ट और प्रोटोकॉल लिसन करेगा ये मैं बताऊंगा लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर। सो लोड बैलेंसिंग रूल में मैं डिफाइन करूंगा कि मैं जो है पोर्ट नंबर 80 और प्रोटोकॉल HTTP इसको अलाउ कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको डालूंगा लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर, तभी ये क्या होगा, मेरा लोड बैलेंसर इस पोर्ट और इस प्रोटोकॉल को सुनेगा। उसके बाद इसको सुनने के बाद इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैकएंड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस पूल के ऊपर करना है, तो हम पूल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स को ऐड करेंगे। उन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर मेरा ट्रैफिक क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसके थ्रू, मेरा लोड बैलेंसर के थ्रू। अब बेस्ट पार्ट क्या होता है, लोड बैलेंसर जो होता है वो आपका हेल्थ चेक भी कर रहा होता है। तो वो हेल्थ चेक भी कर रहा होता है किसका, आपका जो बैकएंड सर्वर्स होते हैं उनका हेल्थ चेक करेगा। तो उसमें वो एक पीरियोडिक हेल्थ चेक होता है जिससे कि वो चीज़ चेक कर रहा होता है कि जितने भी मेरे बैकएंड सर्वर्स हैं वो सारे के सारे हेल्दी हैं। अगर कोई भी सर्वर जो अनहेल्दी हो जाता है तो उस केस के अंदर लोड बैलेंसर उसको रिमूव कर देगा पूल में से, उसको ट्रैफिक नहीं सेंड करेगा, उसको रिमूव कर देगा। फिर जैसे ही ये सर्वर अप हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, लोड बैलेंसर इसको ऐड कर लेगा पूल के अंदर और इसको ट्रैफिक सेंड करना शुरू कर देगा। तो ये काम होता है लोड बैलेंसर का। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं लैब बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं 3 सर्वर्स बनाऊंगा। तो अपने चलते हैं पोर्टल के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं आ गया हूँ अपने एजोर पोर्टल के ऊपर। तो एजोर पोर्टल पे अब हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा। तो 2 तो होंगी मेरे सेम रीजन के अंदर और एक बनाऊंगा मैं डिफरेंट रीजन के अंदर। पर्पज़ ये है कि मैं यही सेम तीनों वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो अगले टॉपिक्स के अंदर भी यूज़ करूँगा। तो आपके लिए भी ईजी होगा, एक ही बार आप लैब बनाओगे, उसके बाद फिर आप लोग क्या सेम लैब के ऊपर बाकी सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हो। लैब परफॉर्म आपको बार बार लैब सेटअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैब। सबसे पहले हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। अब मैं वर्चुअल मशीन पर जाने से पहले एक काम कर लेता हूँ। मैं एक हाँ ठीक है, वर्चुअल मशीन बना लेते हैं सबसे पहले। तो वर्चुअल मशीन पे चलते हैं, क्रिएट एज ओ वर्चुअल मशीन, ये हमारा ऑप्शन होगा।
इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे एज वर्चुअल मशीन के ऊपर। यहाँ पे मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ जिसको कि मैं नाम दे देता हूँ EZ700। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंगफुल रहेगा। उसके बाद फर्स्ट वीएम का नेम मैं दे रहा हूँ वेब वन, और इसको दे देता हूँ वेब1 US ईस्ट। सो वेब एप्लीकेशन US ईस्ट में हम डिप्लॉय करेंगे। तो जैसा नेम मैंने दिया है तो उस नेम के अकॉर्डिंग ही मैं अपना रीजन भी सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ और ईस्ट US सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑप्शन हम अभी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं कोई, बट यस डेफिनेटली जब आप मोर देन वन वर्चुअल मशीन जो कि आइडेंटिकल होंगी, एक ही एप्लीकेशन के लिए यूज़ में आ रही हैं, एक ही टाइप के कंटेंट के लिए यूज़ में आ रही हैं, तो आप अवेलेबिलिटी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे डेफिनेटली, चाहे वो आपका अवेलेबिलिटी सेट हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी जोन हो, या फिर VM स्केल सेट हो, तो उनमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी सारी वर्चुअल मशीन जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो और रीजन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर एक ही रीजन, क्योंकि रीजनल सर्विसेज हैं ये, तो अवेलेबिलिटी सेट के अंदर आपकी सारी आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से नहीं सेलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रखते हैं। इमेज जो है मैं यहाँ से ले रहा हूँ विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर जनरेशन 2, और जो मेरा वर्चुअल मशीन का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा है मैं उसी को लेता हूँ यहाँ से। और उसके बाद फिर यूज़र नेम वर्चुअल मशीन का, स्टूडेंट, पासवर्ड जो है वो 12 कैरेक्टर का होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये मिनिमम लेंथ है, मैक्सिमम जो है वो 123 कैरेक्टर है। तो पासवर्ड मैंने दे दिया है VM को। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा कि एक ये वर्चुअल नेटवर्क बनाएगा, और उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही मेरी जो VM है वो डिप्लॉय हो जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट। ये मेरी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट वर्चुअल मशीन की। तो अपने कुछ सेकंड ये लेगा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट करने के अंदर, हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट, जो कि सेम रीजन ईस्ट US के अंदर हम एक ही वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करेंगे। तो नेक्स्ट जो वर्चुअल मशीन होगी वो होगी हमारी सेंट्रल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं ओपन कर लेता हूँ एक डुप्लीकेट टैब, जिसके ऊपर मैं अपनी सेंट्रल इंडिया की वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। हम सेम पेज पे भी कर सकते हैं, बट हम इजीली नेविगेट कर लेंगे, इसलिए हमने दूसरा पेज ओपन कर लिया, दूसरी टैब ओपन कर लिया। वर्चुअल मशीन पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं चलता हूँ क्रिएट एज अ वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो जैसे ही आपकी VMs बन जाएंगी, आपको मैंने जैसे अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप ले लिया है, क्योंकि सेम लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ मैं वेब1, बट ये होगी सेंट्रल इंडिया के अंदर। तो एक मीनिंगफुल नेम देते हैं कि वेब1 पहला वेब सर्वर सेंट्रल इंडिया के अंदर। रीजन जैसे हमारा नेम हमने दिया है सेंट्रल इंडिया, तो हम सेंट्रल इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको या तो सर्च कर लेता हूँ, सॉरी, सेंट्रल इंडिया, सॉरी। उसके बाद सेम बाकी ऑप्शन सेम रहेंगे। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम सेम ले रहे हैं, विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर जनरेशन 2। यूज़र नेम भी हमारा सेम ही रहेगा, स्टूडेंट। पासवर्ड जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए और 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैं इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ। अब ये दो हमने रीज़न में बनाई है, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये यूज़ में आता है। तो ये हम यूज़ करेंगे बेसिकली ट्रैफिक मैनेजर के अंदर, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करेगा। तो इसलिए मैं अभी ही लैब को प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बट जनरली हम लोड बैलेंसर के अंदर, एप्लीकेशन गेटवे के अंदर दोनों रीजनल को ही सर्वर को ले सकते हैं, तो वही हम रीजनल ही लेंगे। ठीक है, अब ट्रैफिक मैनेजर के अंदर हम टेस्ट करेंगे मल्टी रीजन, इसलिए मैंने एक जो सर्वर बनाया है वो ईस्ट US के अंदर बनाया है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, इसको इस डिप्लॉयमेंट को हमको वेट करना होगा, क्योंकि इसमें आपका एक आपका सर्वर बनेगा, उसके बाद वीनेट बनेगा, सबनेट बनेगा। तो जब मैं दूसरी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करूँगा तो मेरे सेकंड VM जो है वो सेम सबनेट के अंदर, सेम वीनेट के अंदर ही डिप्लॉय होएगी, क्योंकि सेम रीजन है। तो एप्लीकेशन रीजन है, इसलिए वो सेम रीजन में ही डिप्लॉयमेंट होगी। तो जैसे ही मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये, आप देखो, नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, IP एड्रेस असाइन हो चुका है। तो वर्चुअल नेटवर्क जैसे ही बन गया, आपका VM क्रिएट हो रही है, हम स्टार्ट कर लेते हैं दूसरी वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट। तो मैं अब यहीं पे फिर से वर्चुअल मशीन सर्च करता हूँ, फिर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप मेरा रहेगा एग्जिस्टिंग ही,
वर्चुअल मशीन का नाम जो होगा वो होगा वेब2 हाइफन सेंट्रल हाइफन इंडिया। हमेशा नाम आप ऐसा दो, मीनिंगफुल दो, कि बाद में आप अपने रिसोर्सेज को ईजिली नेविगेट कर सको, ईजिली आप उनको फाइंड कर सको। तो अब मेरा इमेज जो है वो विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर ही रहेगा और यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैं दे देता हूँ। सो रिव्यू एंड क्रिएट, और ये हमारी जो थर्ड वर्चुअल मशीन है उसकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, और सेकंड वर्चुअल मशीन जो कि सेंट्रल इंडिया रीजन में रहेगी उसकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो रही है, मैं क्या करता हूँ, अभी डिप्लॉयमेंट हम देख लेते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं स्टार्ट करूँगा कनेक्टिंग। ठीक है, तो हम पहले अपना जो वेब सर्वर 1 जो है जो सेंट्रल इंडिया के अंदर उसको कनेक्ट करेंगे। तो एक बार मैं उसको स्टार्ट होने का वेट कर लेते हैं। अभी स्टार्ट हो गया, अब चलते हैं वर्चुअल मशीन सर्विस के ऊपर, और वहाँ से हम अपना पहला सर्वर जो है सेंट्रल इंडिया का उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट पे चलते हैं और आरडीपी पे चलते हैं, आरडीपी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे ही इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और कनेक्ट कर लेते हैं। उतनी देर के अंदर सेकंड सर्वर भी जो है हमारा वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आरडीपी पे कनेक्ट कर लेता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ। उसके बाद फिर आपका आरडीपी का सर्टिफिकेट आएगा जो आपको एक्सेप्ट करना होता है, वो आप एक्सेप्ट करो। तो अब हम लॉगिन हो गए हैं अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। मैं देख लेता हूँ सेकंड वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हुई है कि नहीं, तो उसको भी साथ के साथ ही हम कनेक्ट कर लेंगे। अभी तो अभी डिप्लॉयमेंट चल रही है। मैं एक काम करता हूँ, वर्चुअल मशीन सर्विस पे जा करके उसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, सो दैट जो भी हमारी करंट डिप्लॉयमेंट होगी वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो अभी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई, वेब2 को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल एज्योर लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे के लिए हम लोग सेंट्रल इंडिया यूज़ करेंगे। जब हम ट्रैफिक मैनेजर की बात करेंगे तब हम फिर तीनों वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करेंगे। हम थर्ड वीएम को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड इसका मैं मैं एक बार पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ। शायद पासवर्ड मैं भूल गया हूँ या कुछ गलत टाइप कर दिया। तो वर्चुअल मशीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही आपका हेल्प टैब होता है। हेल्प टैब के अंडर में आपको मिल जाएगा रीसेट पासवर्ड। वहाँ से आप उसको अपना यूज़र नेम डालो और उसके बाद पासवर्ड आप फिर से रीसेट कर दो। जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, आपको याद होगा, उसी टाइम पे ही ये पासवर्ड मिसमैच की एरर आ रही थी। तो पॉसिबल है शायद उस टाइम पे कुछ मिस्टेक रहेगी हो। तो जब तक ये अपडेट हो रहा है, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लेगा, तब तक मैं अपनी जो फर्स्ट वर्चुअल मशीन है उसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वीएम को मुझे एज अ वेब सर्वर यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैनेज टैब दिख रही है आपको, जो फ्लैग आइकन है उसके राइट हैंड साइड में मैनेज टैब पे चलना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स करना है। क्योंकि जो विंडोज़ सर्वर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रोल्स इंस्टॉल करते हैं किसके, सर्वर्स के, सर्विसेज के। अगर मैं लिनक्स यूज़ कर रहा होता तो मैं कमांड्स यूज़ करता, मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता। ठीक है, वो मैं यम से इंस्टॉल करता उसको, जो कि होता है HTTPD या अपाचे होता। अगर मैं रेडिट यूज़ कर रहा होता तो मैं वो अपना HTTP पैकेज डाउनलोड करता और इंस्टॉल करता। अगर मैं यूज़ कर रहा होता Ubuntu तो मैं अपाचे यूज़ करता। तो अभी मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आपको विजार्ड ओपन हो जाएगा। विजार्ड पे सिंपली आपको 3 टाइम नेक्स्ट करना है, जैसे ओपन होगा। जैसे आप 3 टाइम नेक्स्ट करोगे तो आपको रोल्स टैब मिल जाएगी। अब ये सारे सर्वर रोल्स हैं।
तो मुझे इस सर्वर को एज ए वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं वेब सर्वर IIS कॉन्फ़िगर सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा एक पॉपअप ओपन होगा, तो वो पॉपअप क्या है, वो बेसिकली डिपेंडेंसीज है। तो इस रोल की कुछ डिपेंडेंसीज हैं एज ए फीचर जो कि इसके साथ इंस्टॉल होंगे, तो हम उसको ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसका मैनेजमेंट टूल। फिर नेक्स्ट करते हैं, वो मैनेजमेंट टूल मिलेगा तभी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर मैं .NET एप्लीकेशन डाल रहा हूँ या कोई और एप्लीकेशन होस्ट कर रहा हूँ, मुझे मल्टीपल साइट्स होस्ट करनी सेम सर्वर के ऊपर, तो मेरे पास मैनेजमेंट टूल होना चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर, तभी मैं उसको कस्टमाइज़ कर पाऊँगा, ट्रबल शूट कर पाऊँगा। तो जब एक बार आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद फिर आपको 4 टाइम्स नेक्स्ट करना है, और 4 टाइम नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इंस्टॉल की टैब आ जाएगी। आपको यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम देखते हैं हमारे सेकंड जो वर्चुअल मशीन है उसका पासवर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो सक्सेसफुली रीसेट पासवर्ड, लेट मी चेक। सो मैं क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है इसका RDP, कनेक्ट कर लेते हैं। यूज़र नेम है स्टूडेंट, पासवर्ड डालते हैं जो अभी मैंने अपडेट किया है, तो अभी कनेक्ट हो रहा है। एक्सेप्ट कर लेते हैं RDP। जैसे RDP एक्सेप्ट हो जाएगा, उस वर्चुअल मशीन के अंदर भी हमें सेम ही काम करना है। तो हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो जब भी आप विंडोज़ सर्वर को एक्सेस करते हो, उसका RDP लेते हो बाय डिफ़ॉल्ट, या उसको स्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करते हो, तो विंडोज़ सर्वर के अंदर सर्वर मैनेजर एक सर्विस होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है। और वो क्या करती है, वो आपके सर्वर के जो लोकल सर्विसेज होती है उनको चेक करती है कि कौन सी सर्विस स्टार्ट है, कौन सी स्टॉप है। तो वो जो आपका जो सर्वर मैनेजर है, वो कुछ टाइम लेता है उन सर्विसेज को चेक करने में। तो जैसे ही वो सर्विसेज चेक हो जाती हैं, आपका सर्वर फिर स्टेबल हो जाता है। फिर आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि अभी हमने RDP लिया है, तो सर्वर मैनेजर ओपन होगा और वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। ठीक है, आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ओपन होगा। कुछ टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स लेता है, कुछ और कुछ मिनट लेता है। ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये भी आप ध्यान रखना कि आपके वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है या आपके फिजिकल सर्वर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अब ये जैसे ही ओपन हो जाएगा, ये अपने सिस्टम की इस लोकल सर्वर के सर्विसेज को चेक करेगा, सर्विसेज जो उसके ऊपर रनिंग होंगी। तो तब अगर रनिंग होंगी सर्विसेज और वो चल रहा है प्रोसेस, उसके बीच में अगर मैं कुछ भी इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर, तो नहीं, देखो ऊपर देखो, ये बात जो चल रहा है, ये बेसिकली ये सर्वर के सर्विसेज को चेक कर रहा है। तो जैसे ये सर्विसेज जो है चेक कर लेगा, आपको बताएगा कि ये सर्विस चल रही है, ये फेल हो गई है। कुछ सर्विस जो होती है वो डिले होता है उनके अंदर, तो वो कुछ मिनट के बाद स्टार्ट होती है, तो वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। तो हमें इसका वेट करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आप करने की कोशिश भी करोगे तो भी आपको ये बोलेगा कि आपको वेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है, देखो 2 सर्विसेज के ऊपर ये दिखा रहा है कि स्टॉप होंगी। अभी हम उसमें नहीं जा रहे, तो हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स में चलते हैं, और 3 टाइम नेक्स्ट जैसे विजार्ड ओपन होगा, उसके बाद वेब सर्वर IIS रोल सेलेक्ट करना है, ऐड फीचर्स डिपेंडेंसीज के लिए, फिर 4 टाइम नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो मेरा जो पहला वेब सर्वर है उसके ऊपर रोल इंस्टॉल हो चुका होगा। मैं एक काम करता हूँ, उस पर चलते हैं। देखो यहाँ पर रोल इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और तब तक इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट पाथ विंडोज़ में होता है वो होता है C ड्राइव और इन पब फोल्डर, उसके अंदर होता है www रूट फोल्डर, और उसके अंदर हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट कंटेंट पड़ा होता है। तो ये हम जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट ओपन होती है हमारी IIS की, उसके ऊपर एक इमेज होती है, वो आ रही होती है। तो मैं उस इमेज के ऊपर कर लेता हूँ थोड़ी सी एडिटिंग, कि हमें समझ में आ जाए कि कौन से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है लोड बैलेंसर से। तो वो मैं यहाँ पे उसको एडिट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 48, और अब हम इसके अंदर टाइप करते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ ये है मेरा वेब 1, और ये है सेंट्रल इंडिया के अंदर। तो ये हम टाइप कर देते हैं। तो सेम ही हमें जब ये वेबसाइट के पास रिक्वेस्ट जाएगी हमारे लोड बैलेंसर से, तो सेम हमें आउटपुट मिलेगा ब्राउज़र के अंदर, और हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पहले सर्वर के पास गया है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इमेज को सेव। अब इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो कस्टमाइजेशन है वो हम करेंगे सेकंड सर्वर के ऊपर।
सो दैट एक ही तरह का यूआई, एक ही तरह की चीज़ें हमें मिले। तो सेकंड सर्वर के ऊपर भी देखो रोल इंस्टॉल हो चुका है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। फाइल सर्वर फिर से ओपन करना है, डिफ़ॉल्ट पाथ है। अगर यही हम लिनक्स में कर रहे होते तो लाइनक्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो होता है /var/www/html। HTML फोल्डर के अंदर आपका जो है आपका index.html जो हो फाइल होती है वो पड़ी होती है। इंट पब www रूट, फिर से हम इमेज को ओपन करके एडिट कर लेते हैं। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ पे फिर से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। इसको भी हम नाम देंगे सो दैट कि ये जब भी हम अगर रिक्वेस्ट इसके पास जा रही है तो हमें पता लगे कि हाँ हमारे सेकंड सर्वर पे गई है या फर्स्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट गई है, तो वो हमें पता चलता रहे। 48 ही रखता हूँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे भी, और मैं इसको नाम देता हूँ web2-central-india। तो ये हमने नाम दे दिया, कस्टमाइज हो गया है। इसको अब हम करते हैं सेव। तो अभी मेरे पास क्या है, अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। हमने क्या किया, हमने दो वेब सर्वर्स बनाए जो कि आइडेंटिकल है। हमें समझना है कि ये दोनों जो वेब सर्वर्स हैं वो हमारे आइडेंटिकल हैं, बट दोनों वेब सर्वर्स के ऊपर क्या है, दो पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो आपकी देख रहे हो यहाँ पे, है ना। अगर मैं यह इसको कॉपी करके डालूंगा तो पहला वेब सर्वर ओपन होगा, अगर इसको ओपन करूंगा तो दूसरा वेब सर्वर ओपन होगा। बट यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, मुझे चाहिए एक सिंगल फ्रंट डोर जहाँ पे मेरे यूज़र, अब मेरे यूज़र क्यों याद रखेंगे दो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। तो पहली बात तो मैं डीएनएस यूज़ करूँगा, बट डीएनएस भी मैं मैप करूँगा एक आईपी एड्रेस के साथ। उस केस के अंदर मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो हम लोड बैलेंसर लेंगे, लोड बैलेंसर को होता है आपका फ्रंट एंड। तो उसके लोड बैलेंसर कन्फिगर करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको टेस्ट कर लेते हैं वन बाय वन इंडिविजुअली। तो मैं पहला वेब सर्वर ओपन करता हूँ, और वेबसाइट खोलने से पहले हम चलते हैं नेटवर्किंग के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि हमें फायरवॉल के अंदर रूल भी ऐड करना हुआ HTTP के अंदर। तो इन HTTP के लिए सॉरी, तो इनबाउंड रूल्स के ऊपर चलते हैं। वहाँ पे मैं करता हूँ ऐड इनबाउंड पोर्ट रूल। तो मैं बोल रहा हूँ सोर्स होगा एनी, कहीं से भी रिक्वेस्ट आए। सोर्स पोर्ट रेंज एनी, आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो कि नहीं, मैं सिर्फ एंटरटेन करूँगा पोर्ट 80 को ही। डेस्टिनेशन एनी, सर्विस जो है वो हमारी होगी HTTP, ठीक। और ये स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक्शन होगा अलाउ बाय डिफ़ॉल्ट, प्रायोरिटी ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा यहाँ से। मैं करता हूँ ऐड, आप चाहो तो नेम कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसी तरह से मैं जो है सेकंड VM के ऊपर भी जा कर के उसका रूल ऐड कर देता हूँ, सो दैट कि ये इजी हो जाएगा हमारे लिए एक्सेस करना। तो यहाँ पे भी HTTP, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि प्रायोरिटी जो है हम बोलते हैं ये है 350। तो पहला वेब सर्वर चेक करते हैं। तो वेब सर्वर के ऊपर आप जाओ, ओवरव्यू में जाओ। आप ओवरव्यू में जाने के बाद आप पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करो। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करो उसको ब्राउज़र में, और चेक कर लो आपका वेबसाइट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आप जाओ वर्चुअल मशीन के ऊपर। एक सेकेंड गाइज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने आईपी एड्रेस जो है वो कॉपी पेस्ट मारा। यहाँ पे हमारा जो Web1 है सेंट्रल इंडिया का वो एक्सेस हो गया है। अब इसी तरह से मैं चेक करूँगा Web2 को भी। तो हम Web2 के ऊपर चलते हैं, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं अपने ब्राउज़र में। तो अभी क्या है कि इंडिविजुअली पब्लिक आईपी एड्रेसेस से, तो ये जो वर्चुअल मशीन के पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं उनसे ये एक्सेस होंगे वेब सर्वर्स आपके, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि अब हम चल रहे हैं लोड बैलेंसर डिप्लॉय करने के लिए, कि मैं लोड बैलेंसर के साथ चाहता हूँ कि मेरा एक ही फ्रंट एंड हो जिसके ऊपर मेरे एंड यूजर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करें, और फिर लोड बैलेंसर डिसाइड करे कि कहाँ पे ट्रैफिक सेंड करना है। तो अगर हम लोड बैलेंसर की बात करें तो लोड बैलेंसर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को यूज़ करता है। अब राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में क्या होगा कि जैसे यूज़र 1 है, उसने कोई रिक्वेस्ट सेंड की, लोड बैलेंसर के पास रिसीव हुई, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा Web1 के ऊपर। फिर यूज़र 2 सेंड करेगा, उसकी रिक्वेस्ट जो है लोड बैलेंसर रिसीव करेगा, और वो जो लोड बैलेंसर है वो नेक्स्ट अवेलेबल सर्वर जो होगा Web2 उसको भेज देगा, फिर ऐसे ही तीसरे को। तो ये क्या करता है, इवनली जो होता है रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी सर्वर्स के पास। ये जो है इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। बाद में हम लोग इसके अंदर एक 5 टपल रूल जो होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रूल लगा सकते हैं और स्टिकी सेशन बना सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हम चलते हैं
लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ से एज्योर लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर सर्च करेंगे तो उसमें सारी सर्विसेज आ जाएंगी, आपका फ्रंट डोर भी आ जाएगा, आपका जो लोड बैलेंसर भी आ जाएगा, एप्लीकेशन गेटवे भी आ जाएगा, ट्रैफिक मैनेजर भी आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो सारी सर्विसेज दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो लोड बैलेंसर है। तो लोड बैलेंसर को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो विजार्ड है लोड बैलेंसर को बनाने का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप लेंगे हम लोग, तो मैं AZ700 ले लेता हूँ। फिर मैं इंस्टेंस का नाम, ठीक है, तो इंस्टेंस का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे LB1 लोड बैलेंसर 1, आप कुछ भी दे सकते हो। रीजन हमारा सेम जहाँ पे हमारे पास हमारा वेब सर्वर्स हैं। अभी आप लोड बैलेंसर देखोगे तो मेरे पास 3 तरह के इसके अंदर SKUs हैं जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, अभी मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ईजिली इसको डिफाइन कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ स्क्रीनशॉट, सो दैट हम इसको डिस्कस कर लें कि है क्या ऑप्शन ये। तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड SKU की, तो बेसिकली अगर स्टैंडर्ड, और पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक को। तो स्टैंडर्ड SKU लोड बैलेंसर जो मैं डिप्लॉय करूँगा, तो मेरे जो बैकएंड सर्वर्स हैं, मैं कितने बैकएंड सर्वर्स उस पर ऐड कर सकता हूँ, तो मैं अप टू 100 सर्वर्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर वहीं पर मैं बेसिक SKU की बात करूँ तो उसमें मैं 300 वर्चुअल मशीन्स को ही ऐड कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड की बात करूँ, अगर हेल्थ चेक की बात करूँ, हेल्थ प्रॉप्स की, तो स्टैंडर्ड में हेल्थ प्रॉप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं TCP, HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। ठीक है, हेल्थ चेक के लिए ये याद रखना, हेल्थ चेक के लिए। और अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक में हमारे पास सिर्फ होता है TCP एंड HTTP, 2 प्रोटोकॉल होते हैं। अगर मैं बात करूँ मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट की, तो बेसिक में अवेलेबल नहीं होती मल्टी एजेड। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो यस, स्टैंडर्ड के अंदर हम मल्टीपल जो अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के लिए। अगर मैं बात करूँ इसमें मल्टीपल फ्रंट एंड्स की, तो बेसिक SKU के अंदर सिर्फ इनबाउंड के अंदर हम लोग मल्टीपल फ्रंट एंड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पब्लिक IP एड्रेसेस और प्राइवेट IP एड्रेसेस, इफ मेरा लोड बैलेंसर जो होगा वो इंटरनल होगा। स्टैंडर्ड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में ही अपने मल्टीपल फ्रंट एंड्स को यूज़ कर सकता हूँ। सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिक वाला जो होता है वो ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो NSG के थ्रू मैं ऑप्शनली उसके अंदर रूल्स कन्फिगर कर सकता हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्लोज होता है इनबाउंड फ्लोज के लिए। ठीक है, बट हाँ, मैं जो है अपना NSG के साथ अपना ट्रैफिक जो है वो इनेबल कर सकता हूँ। अगर SLA की बात करें तो बेसिक में कोई SLA नहीं मिलता है अपने को, क्योंकि हमारी जो है मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट नहीं है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड में हमको 4 9s का SLA मिलता है, ये आपको मिल जाएगा 4 9s का SLA स्टैंडर्ड के अंदर। अब अभी क्या है कि एज्योर ने जो रिसेंटली एक और लोड बैलेंसर को इंट्रोड्यूस किया है, और उस लोड बैलेंसर का नाम है गेटवे लोड बैलेंसर। अगेन ये आपके उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये होता है, पर किस कहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे, कौन कौन से इसके फ्रंट एंड होंगे। तो जो गेटवे जो लोड बैलेंसर है बेसिकली वो यूज़ में आता है आपको अगर कोई NVA यूज़ कर रहे हो, थर्ड पार्टी NVA यूज़ कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, जैसे बाराकूडा और या कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं गेटवे यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं फायरवॉल्स, जैसे अपना मैं भी बता रहा था, बाराकूडा हो गया, सोनिक वॉल हो गया, सिस्को चेक पॉइंट हो गया, ASA हो गया, या कोई एडवांस पैकेट एनालिटिक्स हो गया, या कोई इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ लाइक IDS, करेक्ट, या फिर मैं ट्रैफिक मिररिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं DDoS प्रोटेक्शन के लिए कोई डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, या कोई कस्टम अप्लायंस है। तो इस तरह के अगर मेरे पास डिवाइसेस है तो मैं गेटवे सबनेट यूज़ करूँगा उस टाइम पे, गेटवे सॉरी SKU यूज़ करूँगा उस टाइम पे। बट फिलहाल के लिए हम जाएंगे स्टैंडर्ड के साथ। अब इसमें एक और डिफरेंस होता है कि मैं कब चूज़ करूँगा स्टैंडर्ड और कब चूज़ करूँगा बेसिक। वो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मैं बेसिक SKU सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी वर्चुअल मशीन्स जो है वो सारी की सारी एक सिंगल अवेलेबिलिटी सेट के अंदर होनी चाहिए। ये लिमिटेशन है इसकी कि सभी VMs जो हैं वो सिंगल अवेलेबिलिटी सेट के अंदर होनी चाहिए या फिर सिंगल VM स्केल सेट के अंदर होनी चाहिए। इट मीन्स मैं लिमिटेड हूँ यहाँ पे। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँगा तो मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो कोई भी वर्चुअल मशीन एक विद इन द VNet होनी चाहिए, बट किसी भी सबनेट में हो कोई भी वर्चुअल मशीन हो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, या फिर अवेलेबिलिटी सेट में भी होगी तो भी ऐड कर सकता हूँ, बट VNet सेम होना चाहिए, या फिर VM स्केल सेट के अंदर होगी तो भी मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ऑप्शंस टाइप्स, तो टाइप्स में हमारे पास है पब्लिक और इंटरनल। तो पब्लिक का मतलब होगा कि जो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, जो कि इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल होगा, और इंटरनल का मतलब वो होता है लोड बैलेंसर जो कि विद इन द VNet वर्क करेगा। अब मैं किस सिचुएशन के अंदर इंटरनल लोड बैलेंसर एक्सेस करूंगा तो थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब कर ही देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास 3 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, करेक्ट, जहाँ पे मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास एक तो है फ्रंट एंड, एक है मेरे पास बैक एंड,
और जिसको हम बोलते हैं ऐप टियर, और जो तीसरी टियर है मेरी वो है मेरे पास डीबी टियर, डेटाबेस टियर। तो फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड हमेशा जो है वो एक्सपोज्ड होता है इंटरनेट के ऊपर, ये ओपन होता है इंटरनेट के ऊपर। पोर्ट 80, पोर्ट 443 ये जो है ओपन होता है फॉर एवरीवन, सो दैट दे कैन सेंड रिक्वेस्ट टू माय वेब सर्वर्स, करेक्ट। बट जब फ्रंट एंड ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा बैक एंड के ऊपर, तो मैं किस पोर्ट पे इसको रिसीव करूंगा वो मैं बताऊंगा, पोर्ट 80 या पोर्ट 443। यहाँ पे एक लोड बैलेंसर होगा क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल जो है सर्वर्स लगे होंगे, आइडेंटिकल सर्वर्स। तो ये जो है लोड बैलेंसर वो इंटरनल होगा, इनसे कनेक्टेड होगा थ्रू प्राइवेट आईपी एड्रेस, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिक्वेस्ट यहाँ पे। सिमिलरली मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस होंगे, तो यहाँ पे भी एक लोड बैलेंसर लगा होगा, वो भी इंटरनल होगा। यहाँ पे जो टॉप पे लोड बैलेंसर लगा होगा वो होगा पब्लिक लोड बैलेंसर, करेक्ट। तो ये एक सिनेरियो होगा जहाँ पे हम पब्लिक और अपना इंटरनल लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो हम सेलेक्ट करेंगे पब्लिक टाइप। अभी नया फीचर एक और इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि है ग्लोबल लोड बैलेंसर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो ऑप्शन है, रीजनल और ग्लोबल, और ये जो है आपको सिर्फ मिलेंगे किसके अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर। बेसिक सेलेक्ट करते ही ये आपका ग्लोबल गायब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में ही अवेलेबल है, ये भी एक लिमिटेशन है। अब ग्लोबल लोड बैलेंसर क्या है, तो मैं उसका भी बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ आपको, ओवरव्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब मेरे पास क्या है, दो रीजन में जैसे हमने अपनी वेब एप्लीकेशन बना रखी है, यूएस ईस्ट और एक है मेरे पास सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास आइडेंटिकल सर्वर्स हैं यूएस ईस्ट के अंदर, और ये हमने एक लोड बैलेंसर बनाया है जिसके साथ मेरे ये सर्वर्स कनेक्ट हैं। तो ये हो गया एक रीजनल एंड पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूँ तो इसमें भी मेरे पास क्या है, मल्टीपल आइडेंटिकल सर्वर्स हैं और एक लोड बैलेंसर मैंने यहाँ पे भी डिप्लॉय कर रखा है, ये भी एक रीजनल एंड पॉइंट होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे को मिले मैक्सिमम हाई अवेलेबिलिटी अक्रॉस द रीजन, तो मैं ग्लोबल लोड बैलेंसर अभी बता रहा हूँ, पहले ये अवेलेबल नहीं था। आप पहले की वीडियोस देखोगे तो ग्लोबल लोड बैलेंसर नहीं था, अब ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम अपने रीजनल एंड पॉइंट्स को, रीजनल लोड बैलेंसर्स को ग्लोबल लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल लोड बैलेंसर बना रहे हो, इसका मतलब आपके पास पहले से रीजनल लोड बैलेंसर्स हैं, मल्टी रीजन एप्लीकेशन है आपकी, और आप मल्टीपल आप जो लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर, उन्हीं को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मिलेगा आपको एक फ्रंट एंड, वो होगा पब्लिक, यूजर्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस फ्रंट एंड को, ये रिसीव करेगा, अगेन ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों रीजन्स को, तो मिलेगी आपको रीजन वाइज अक्रॉस द रीजन हाई अवेलेबिलिटी। तो ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हम चल रहे हैं रीजनल के लिए क्योंकि हमारे पास दोनों एप्लीकेशन जो हैं वो सेंट्रल इंडिया के अंदर ही हैं, तो रीजनल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। फ्रंट एंड आईपी का मतलब लोड बैलेंसर के ऊपर क्या होता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ AWS के साथ, तो AWS का जो लोड बैलेंसर होता है उसमें मिलता है आपको पब्लिक DNS, तो यहाँ पे मिलता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ऑप्शनली आप DNS नेम जनरेट कर सकते हो, या फिर आप अपना कस्टम DNS यूज़ कर सकते हो, अपना ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, तो ऐड करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा हमें कि आपका नाम क्या होगा फ्रंट एंड का, तो हम मल्टीपल फ्रंट एंड भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में इसको नाम ही दे देता हूँ, मैं कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ IPv4। आईपी एड्रेस टाइप लोगे या प्रेफिक्स, मीन CIDR। आईपी एड्रेस चाहिए, हमें सिंगल आईपी एड्रेस चाहिए, तो अभी हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग है नहीं, अगर होता तो हम ड्रॉप डाउन में जाते। मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ LB1-PIP1। बाकी कन्फिगरेशन आप देखो, ये सारे के सारे ग्रेड आउट हैं, और जो आईपी एड्रेस आपको मिल रहा है वो मल्टी एजेड मिल रहा है, इसका मतलब आपको मिल रही है हाई अवेलेबिलिटी आईपी एड्रेस के ऊपर। क्लिक ऑन ओके, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ऐड। गेटवे लोड बैलेंसर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, तो मैं इसको करता हूँ ऐड। तो ये हमारा फ्रंट एंड ऐड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैक एंड पूल के ऊपर। तो नेक्स्ट हम अब अपना बैक एंड पूल जो है उसको ऐड करने जा रहे हैं, तो ऐड बैक एंड पूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूल का नाम क्या होगा, तो पूल का नाम मैं दे रहा हूँ पूल 1, आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको जो पूल हम बना रहे हैं, इस पूल के अंदर जो VMs हम ऐड करेंगे वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो सेम VNet में होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो लोड बैलेंसर के अंदर, करेक्ट। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ AZ VNet 880, जस्ट बिकॉज ये VNet जो है वो एसोसिएटेड है मेरे दोनों वेब सर्वर्स के साथ। अगर आपको नहीं पता है तो आप डुप्लीकेट पे जाइए, डुप्लीकेट टैब के ऊपर जाइए, वर्चुअल मशीन सर्विसेज के ऊपर जाइए। पहले मैं वेब 1 को ओपन कर लेता हूँ, आपको क्रॉस चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्चुअल नेटवर्क आपको दिखा रहा है और सबमिट टैब दिखा रहा है, मेरा कर्सर फॉलो कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो सेम VNet है, डिफ़ॉल्ट सबमिट है। इसी तरह से अगर मैं वेब 2 के ऊपर जाता हूँ तो हम उसको भी चेक करेंगे, तो क्रॉस चेक कर लेना आप, सेम सबनेट और सेम VNet है,
तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वही वीनेट जिसके अंदर हमारे वर्चुअल मशीन्स हैं। अब कैसे ऐड करने वाले आप अपने वीएम्स को, निक कार्ड से या उनके आईपी एड्रेस से? मैं निक कार्ड से जा रहा हूँ, आप आईपी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक करो और फिर आपको दोनों वीएम्स ये लिस्ट कर देगा, दोनों वीएम को सेलेक्ट कर लेना, ऐड कर देना, फिर सेव कर देना। ये अब क्या है, हमारा बैकएंड पूल जो है वो बन चुका है। उसके अंदर हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन है, पूल 1 हमने नाम दिया बैकएंड पूल का। मैं एक से ज़्यादा बैकएंड पूल को भी ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं करता हूँ इनबाउंड रूल्स के ऊपर। तो इनबाउंड रूल्स के अंदर हमारे पास 2 तरह का रूल दिखा रहा है हमें, लोड बैलेंसिंग रूल और इनबाउंड नेट रूल। तो वो हम नेट रूल जो है वो बाद में देखेंगे जब लोड बैलेंसर बन जाएगा। पहले हम करते हैं लोड बैलेंसिंग रूल, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि लोड बैलेंसर जो ट्रैफिक उसके पास आ रहा है उसको कैसे एंटरटेन करेगा। तो ऐड लोड बैलेंसिंग रूल पे क्लिक करते हैं, फिर इसको नाम देते हैं। मैं नाम देता हूँ रूल 1, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। फिर कौन सा आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड IPv4 यूज़ कर रहे हैं। अगर IPv4 यूज़ कर रहे हो तो कौन सा फ्रंट एंड आपका, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, आपको दिखा रहा है कि एक जो फ्रंट एंड है वो बनेगा इसके साथ। आप चाहो तो मल्टीपल फ्रंट एंड हो सकते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आप अगर फ्लोटिंग आईपी एड्रेस मोर देन 1 फ्रंट एंड आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप फिर फ्लोटिंग आईपी एड्रेस कन्फिगर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो आप बैकएंड पूल कौन सा होगा, तो बैकएंड पूल में बोलता हूँ पूल 1 है। स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करते हैं, प्रोटोकॉल कौन सा होगा, TCP होगा। पोर्ट कौन सा होगा, बैकएंड। तो सोर्स मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स तो मेरा जो है वो अपना पोर्ट 80 होगा, ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे सोर्स पोर्ट। फिर उसके बाद बैकएंड पोर्ट कौन सा होगा, बैकएंड पोर्ट मैं बोल रहा हूँ 80। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि लोड बैलेंसर जो है अगर वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है पोर्ट 80 के ऊपर, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर जो फ्रंट एंड में है, तो वो उसको सेंड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसके ऊपर, बैकएंड पे। कहाँ पे, बैकएंड पूल 1 पे, ठीक है। पूल 1 में हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं और फिर वो यूज़ करेगा पोर्ट नंबर 80। हेल्थ प्रॉब हमारे पास है नहीं तो हम क्रिएट कर लेते हैं, वो बनाना ही होगा हमको, ठीक है, मैंडेटरी है। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं प्रॉब 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करने वाले हो हेल्थ टेस्ट के लिए या आपका लोड बैलेंसर यूज़ करेगा। मैं TCP के साथ जा रहा हूँ, आप TCP HTTP HTTPS को सभी सेलेक्ट कर सकते हो। तो TCP प्रोटोकॉल पोर्ट यूज़ करेगा ये 80, 5 इंटरवल्स होंगे इसके। तो ये 5 सेकंड के बाद जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके, हर 5 सेकंड के बाद। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये हमारा हेल्थ प्रॉब है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेशन परसिस्टेंस। तो आपको याद होगा कि लोड बैलेंसर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज़ कर रहा होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्टिकी सेशंस बने मेरे, स्टिकी सेशंस का मतलब कि अगर यूज़र 1 रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट अगर प्रीवियसली रिजॉल्व हुई है, जैसे ये यूज़र है हमारे पास, इस यूज़र की रिक्वेस्ट जो है वो वेब 1 पे गई थी और मैं चाहता हूँ कि इसकी रिक्वेस्ट हमेशा वेब 1 पे ही जाए। दूसरी यूज़र 2 की रिक्वेस्ट जो है वो वेब 2 पे जाए, यूज़र 3 की रिक्वेस्ट जो है वो वेब 3 पे जाए। तो इस तरह का अगर मेरा रिक्वायरमेंट है तो मैं बनाऊंगा स्टिकी सेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेशन परसिस्टेंस। तो सेशन परसिस्टेंस में क्या होता है कि हम जो यूज़ करते हैं उस रूल उसको बोलते हैं 5 हैश टपल रूल, करेक्ट। उसमें हम सोर्स IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, ये 5 वैल्यूज़ होती है वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये देखो आपको दिखा रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, आप क्लाइंट IP यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट IP एंड प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं बट येस हम कर सकते हैं इसको और फिर हमको स्टिकी सेशन मिल जाएगा। तो ये है मैनुअल। एप्लीकेशन गेटवे में आपको मिलता है डायनेमिक। आइडियल टाइम आउट, तो जब भी यूज़र्स कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये आपका TCP कनेक्शन बनेगा, उसका जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो है 4 मिनट का। अगर ये टाइम आउट हो जाता है, TTL के पास पहुंच जाता है और टाइम आउट हो जाता है तो ये क्या करेगा, आप यहाँ से TCP रीसेट कर दो तो ये कनेक्शन वापस से रीस्टैब्लिश करेगा TCP रीसेट के साथ। अगर मैं मोर देन 1 पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ तो फ्लोटिंग आईपी एड्रेस जो है वो मैं यूज़ करूँगा उस केस के अंदर। आउटबाउंड सोर्स नेटवर्क, सोर्स नेट, तो अभी हम सोर्स नेट जो है वो कन्फिगर करेंगे इसके अंदर, और इन रिस्पेक्ट टू सोर्स नेट जो है डेस्टिनेशन नेट भी आपका कन्फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद नेट में अभी नहीं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। आउटबाउंड रूल और कोई भी आउटबाउंड रूल हम अभी नहीं डाल रहे हैं, सोर्स नेट जबकि हम वहाँ पे बनाएंगे तो आउटबाउंड रूल डालने की जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट करो, रिव्यू करो, लोड बैलेंसर जो है उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी टेस्टिंग करेंगे ये कैसे काम करता है। तो वैलिडेशन पास, क्रिएट पे क्लिक कर दो और ये आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा लोड बैलेंसर का, और ये कुछ सेकंड्स लेगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम इसको चेक करेंगे।
तो अगली जो भी वीडियोस होंगी हमारी वो अपनी नेटवर्किंग टूल्स के ऊपर ही होंगी, लोड बैलेंसर के ऊपर, एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर, ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर, और हम एज्योर फ्रंट डोर को भी टेस्ट करेंगे। तो एज्योर फ्रंट डोर को भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, हैंड्स ऑन लैब करेंगे उसके ऊपर। तो आपके माइंड में ये जो नेटवर्किंग कंपोनेंट है इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डालो, अपने क्वेश्चंस को पूछो। तो जैसा आप देख रहे हो लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस बन गया है, लोड बैलेंसर क्रिएट हो चुका है, निक कार्ड अपडेट कर रहा है, वो बैकएंड बना रहा है, बैकएंड के अंदर वो एसोसिएट करेगा वर्चुअल मशीन्स को। तो ये प्रोसेस चल रहा है जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से। अब डिप्लॉयमेंट होगी कंप्लीट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ तो मेरा लोड बैलेंसर ओपन हो जाएगा। जैसे ही लोड बैलेंसर ओपन होगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उस पर क्लिक करो, वहाँ से मिलेगा आपको पब्लिक आईपी एड्रेस। उस पब्लिक आईपी को आप कॉपी कर लो। ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो आपका लोड बैलेंसर का है। इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ ब्राउज़र में, और देखो रिक्वेस्ट किसके पास गई है, web1 central-india। तो पहले सर्वर के पास मेरी रिक्वेस्ट गई है। तो यहाँ पे क्या क्या आपका जो TCP जो रीसेट है, जो टाइम आउट आपका वो 4 मिनट का है। 4 मिनट का दोबारा करोगे तो ये क्या करेगा, दूसरे सर्वर को सेंड कर देगा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे ब्राउज़र में कैशिंग इशू होगा, तो हम या तो दूसरे ब्राउज़र से टेस्ट करें या फिर मैं अगर देखता हूँ VPN टूल मेरे पास पड़ा है डेस्कटॉप पे, हम VPN ऑन कर लेंगे और VPN से चेक करेंगे। तो अभी VPN मैंने डिलीट कर दिया है, नहीं तो मेरे पास कैस्पर्स का VPN था जिसको हम ऑन करते और उसको उसके ऊपर हम टेस्ट कर सकते। वैसे मेरे मैकबुक में है। तो अगर मैं दूसरे ब्राउज़र से चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, पर देख लेते हैं। बट आईपी जो है आपका web1 central-1 जस्ट को सेम आईपी एड्रेस से ही मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट अभी पहले सर्वर पे ही जाएगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप 4 मिनट के बाद इसको टेस्ट करोगे तो दोबारा से आपकी रिक्वेस्ट वहीं पहुँच जाएगी, दूसरे सर्वर के पास जाएगी, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम काम करेगा आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया लोड बैलेंसर कैसे काम कर रहा है। अब अगली जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगला क्या होगा। अगला होगा नेट रूल। नेट रूल कैसे काम कर रहा होता है। तो बेसिकली अभी देख रहे हो यहाँ पे नेट रूल है नहीं। अगर मैं यही लोड बैलेंसर एसोसिएट कर देता VM स्केल सेट के साथ तो वो ऑटोमेटिकली नेट रूल्स बना रहा होता मेरे लिए। बट अगर मुझे मैनुअली बनाना है तो मैं कैसे इसको बनाऊंगा। तो उसको समझने के लिए नेट रूल को मैं जा रहा हूँ पहले वर्चुअल मशीन के ऊपर, और जो web1 है इसका जो पब्लिक IP एड्रेस है उसको मैं डी एसोसिएट कर देता हूँ। तो web1 पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेटवर्किंग टैब है उसमें चलते हैं, फिर नेटवर्क इंटरफेस को ओपन कर लेते हैं जो एसोसिएट है इसके साथ, उसको ओपन कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा IP कॉन्फ़िगरेशन टैब, उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको मिलेगा IP config 1, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पब्लिक और प्राइवेट दोनों IP एड्रेस। मैं यहाँ से पब्लिक IP एड्रेस को कर देता हूँ डी एसोसिएट। तो पब्लिक IP एड्रेस रिमूव कर दिया मैंने। अब अगर पब्लिक IP एड्रेस नहीं है मेरे वर्चुअल मशीन के ऊपर और मुझे उस VM को कनेक्ट करना है, उस VM का RDP लेना है, जैसे कि आप देख रहे हो पब्लिक IP एड्रेस मैंने डी एसोसिएट किया तो यहाँ पे मुझे RDP की एरर आ जाएगी web1 के ऊपर। यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा RDP जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा क्योंकि पब्लिक IP एड्रेस मैंने रिमूव कर दिया है web1 से। तो जब RDP ही डिसकनेक्ट हो जाएगा तो अगर मुझे इन केस इस वर्चुअल मशीन को ट्रबल शूट करना है, इसके अंदर कोड ट्रबल शूट करना है या वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो मैं अब कैसे करूँगा। तो उसके लिए लोड बैलेंसर हमारे पास है, हम लोड बैलेंसर को यूज़ करेंगे। जनरली प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, वेब सर्वर्स के ऊपर डायरेक्टली हम पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं करते हैं क्योंकि लोड बैलेंसर के ऊपर ऑलरेडी एक पब्लिक IP एड्रेस है, उसी को हम एज अ फ्रंट एंड यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू हम अपना एक्सेस करते हैं बाकी सिस्टम्स को। तो हम उसको एज ए जंप बॉक्स यूज़ कर लेते हैं लोड बैलेंसर का जो IP एड्रेस है। तो अभी आप देखोगे तो web1 का जो RDP है वो लॉस्ट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। हम इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे। तो हम चलते हैं लोड बैलेंसर के ऊपर, नेट रूल है, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मेरा जो नेट रूल है वो है web1 के लिए। फिर उसके बाद आपका जो ये नेट रूल बनेगा उसका टाइप क्या होगा, जो वर्चुअल मशीन होगी या बैकएंड पूल होगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो वर्चुअल मशीन, फिर कौन सी वर्चुअल मशीन, मैं बोल रहा हूँ web1 जिसके ऊपर हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस नहीं है। फिर उसके बाद आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, आपको आपका IP config 1 मिल जाएगा जिसके ऊपर प्राइवेट IP एड्रेस है। फ्रंट एंड IP
ड्रॉप डाउन में जाओ, अपना लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस आप इस पर मैप कर दो। तो अब इसका मतलब क्या होगा वो समझना है हमें। तो यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा आरडीपी की इस लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर, और लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो नेट रूल चलेगा, वो अपना एड्रेस ट्रांसलेट करेगा इस प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर। तो मैं अब ये बताने जा रहा हूँ लोड बैलेंसर को कि मेरी सर्विस कौन सी है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। सर्विस में यूज़ करने वाला हूँ नेट के लिए आरडीपी। तो हम यहाँ पे कस्टम में जा करके आरडीपी सेलेक्ट कर लेंगे। आरडीपी सेलेक्ट करते ही ये फ्रंट एंड पोर्ट सोर्स वाला जो है वो 3389 दे देगा। अब क्या है कि ये एक, अगर मैं इस तरह की कन्फिगरेशन करता हूँ तो एक तरह से मेरा अगर लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस एक्सपोज होता है तो कोई भी इस पोर्ट को स्कैन कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि सिक्योर होना चाहिए, तो मैं कस्टम पोर्ट यूज़ करूँ इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 50001, ये मेरा पोर्ट होगा, सॉरी 50001। उसके बाद मेरा बैकएंड पोर्ट क्या होगा, बैकएंड पोर्ट होगा मेरा 3389 मेरा आरडीपी का पोर्ट। अब फिर से समझते हैं इसको कि यूज़र जो होगा वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर एंड यूज़ करेगा इस पोर्ट को, कस्टम पोर्ट को। तो जिसको पता होगा कि हाँ 50001 ये यूज़ कर रहे हैं कस्टम पोर्ट आरडीपी के लिए, वही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। प्रोटोकॉल में टीसीपी यूज़ करूँगा। इनेबल टीसीपी रीसेट आपके ऊपर है। टाइम आउट जो बाय डिफॉल्ट 4 मिनट्स का है। हमारे पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है तो फ्लोटिंग आईपी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको ऐड कर दो। ये रूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ये रूल आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम टेस्ट करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन कर लेता हूँ नया, उस पर हम टेस्ट करेंगे। तो इस समय मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर वेब 1 के ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, और आप देख सकते हो कि उसका जो आरडीपी है वो ऑलरेडी डिसकनेक्टेड है जस्ट बिकॉज हमने आईपी रिमूव कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करता हूँ नेट के साथ, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के साथ। तो मैं अपने लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो रिमोट डेस्कटॉप में पेस्ट कर दूंगा। फिर आपको बताना है पोर्ट भी, जैसे कि हमने रूल में डिफाइन कर रखा है कि लोड बैलेंसर का फ्रंट एंड का पब्लिक आईपी एड्रेस प्लस एक कस्टम पोर्ट हमें यूज़ करना है आरडीपी के लिए। तो यहाँ पे कॉलन लगाओ और पोर्ट बताओ 50001, ये हमारा पोर्ट है। फिर इसके ऊपर क्लिक पे कनेक्ट करो, देखो पॉपअप आ गया। यूज़र नेम दो यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन का, और पासवर्ड दो आपकी वर्चुअल मशीन का। तो जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे वर्चुअल मशीन आपकी एक्सेस हो जाएगी। देखो वेब 1 मेरा एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से मैं वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ नेट रूल बना करके, और हम नेट के साथ सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन्स को, जो कि हमारे लोड बैलेंसर के पीछे होंगी। तो ये तो था लोड बैलेंसर का लैब और उसका थियरी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, आप अपना क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स में डालो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, आप चैट बॉक्स में डालो। तो जो हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं डेफिनेटली आपको करूँगा, आपके इश्यूज़ को मैं रिजॉल्व करूँगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एप्लीकेशन गेटवे। तो एप्लीकेशन गेटवे के लिए जाने से पहले, लैब के लिए जाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो उसको लोड बैलेंसर को डिलीट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक करता हूँ और लोड बैलेंसर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और सेकंड मैं जा रहा हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर, वेब 1 के ऊपर, और इसके ऊपर मैं फिर से एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ, बैक करता हूँ इसको, यहाँ से IP config 1 को वापस से खोल लेता हूँ और एसोसिएट पे क्लिक करता हूँ। एग्जिस्टिंग मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास हमारा आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है जो हमने डीएसोसिएट किया था, और उसी को वापस से एसोसिएट कर देते हैं। तो हमारा आईपी जो है वो एसोसिएट हो जाएगा। मैं इसको पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो मैं उसको पहले रिफ़्रेश करता हूँ अपने पोर्टल को, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो है अपडेट किया था, यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर मैं सेव नहीं करूँगा कॉन्फ़िगरेशन को तो वो फिर क्या होगा, एरर आती है। तो मैं रिफ़्रेश करके ब्राउज़र टैब को भी एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, वरना कैशिंग इशू जो है ना, ये अगर आपके ब्राउज़र में कैशिंग आप यूज़ कर रहे हो तो कैशिंग इशू आपको आएगा और डिले भी हो जाता है। तो हम अब ओपन करते हैं IP config 1 को, एसोसिएट पे चलते हैं, एग्जिस्टिंग IP सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अब मैं अपना ये वेब 1 वाला IP एड्रेस जो है उसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये IP एड्रेस जो है वो अटैच हो जाएगा हमारे वर्चुअल मशीन के ऊपर।
तो कभी भी आप डी एसोसिएट करते हो तो एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना सेव करने के बाद, अदरवाइज़ क्या होता है कि कैशिंग में रह जाता है तो आपको एरर दिखा देगा। तो ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेना, अगर आपको एरर आती है तो ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेना। और कभी भी कोई डिले होता है किसी भी सर्विस के अंदर, तो आप अगर विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ रिफ्रेश करो, क्योंकि गूगल क्रोम यूज़ करो तो बाय डिफ़ॉल्ट कैशिंग इनेबल होती है, तो उसमें आपको डिले हो सकता है। रिफ्रेश कर लो ब्राउज़र, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा अगर कोई भी किसी भी तरह के एरर आती है, आपको रिट्रायबल एरर आती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, आईपी इसके ऊपर एसोसिएट हो जाएगा। लोड बैलेंसर हमने डिलीट कर ही दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एप्लीकेशन गेटवे के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे कैसे काम करता है, कैसे वो डिफरेंट होगा लोड बैलेंसर से, और क्या उसके अंदर फीचर्स होंगे, हम उसको कैसे कन्फिगर कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सब हम समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, कि उनको मैक्स टू मैक्स जो भी नॉलेज है मैं वो शेयर कर सकूँ उन सभी के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।